जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ताम्रकांस्यकालीन थी। यानी कि इनमें हड़प्पा सभ्यता में इन दो धातुओं का प्रयोग होता था और उस समय लोहे का प्रचलन नहीं था। भारत में हड़प्पा सभ्यता के बाद ही लोहे का प्रचलन प्रारंभ हुआ। भारत में लोहे के प्रचलन के बारे में साहित्यिक व पुरातात्विक दोनों स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। वैसे सामान्य रूप से यह माना जाता है कि लोहे का प्रचलन का श्रेय हित्ती जाति के लोगों को है। हित्ती जाति के लोग जो एशिया माइनर यानी टर्की में शासन करते थे और इनके शासन का कार्यकाल ईसा पूर्व 1200 तक 1800 से 1200 तक था। इनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जहां पर ये लोहे का प्रचलन करते थे। इसके बाद 1200 के बाद यानी कि हित्ती साम्राज्य का पतन हुआ। यह साम्राज्य विकसित होता चला गया और विश्व के अन्य देशों में 1200 के बाद ही लोहे का प्रचलन भी चला। तो ऐसा माना जाता है कि भारत में भी ईसा पूर्व 1200 के बाद लोहे का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। ऋग्वेद में हमें केवल धातु के लिए केवल एक शब्द अयस का उल्लेख मिलता है। अयस का उल्लेख मिलता है। विद्वानों की ऐसी धारणा है कि यह सामान्य धातु के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द था और उस समय यानी कि ऋग्वेदिक काल में लोहे का प्रचलन नहीं था। जहां तक कि उत्तर भारत की बात है, उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि ऋग्वेद में लौह अयस और श्याम अयस, अथर्ववेद में शब्दों का उल्लेख पाते हैं। यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन सा शब्द लोहे के लिए प्रयुक्त था और कौन सा अन्य धातु के। इसी प्रकार वाजसनेयी संहिता में लोहो व श्याम शब्दों का प्रयोग हमें मिलता है। तो इस आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि उस समय लोहो धातु के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सामान्य शब्द था। यानी कि धातुओं के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया जाता था, चाहे वो तांबा हो, जस्ता हो या कांस्य हो। और लोहे के लिए श्याम शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार काठक संहिता में हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि उस समय 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हल उपलब्ध थे। काठक संहिता
तो इस आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि जो हल 24 बैलों द्वारा जोते जा रहे हैं उनका फाल निश्चित रूप से लोहे का बना होगा, क्योंकि लकड़ी या पत्थर के फाल पर इतने अधिक ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उस समय लोहे का प्रचलन हो चुका था। इस प्रकार साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ईसा पूर्व 800 में भारत में लोहे का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था। इसके साथ साथ पुरातात्विक स्रोतों से भी हमें लोहे के प्रचलन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर भारत के अनेक क्षेत्र जैसे आलमगीरपुर, क्षेत्र, अंतरजीखेड़ा, नोहो, काम्पिल्य, मथुरा, हस्तिनापुर, श्रावस्ती जैसे स्थानों से हमें लोहे के उपकरण प्राप्त होते हैं। जैसे कि अंतरजीखेड़ा से हमें दरांती प्राप्त होती है। इसके अलावा यहां से लोहे गलाने वाली भट्टी के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार नोहों से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ये सभी लोहे के बने हुए उपकरण थे। इसके अलावा तीर, दरांती, चाकू, कटार जैसे उपकरण हमें उत्तर भारत के स्थलों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पूर्वी भारत और मध्य भारत में भी लोहे के प्रचलन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत में जिन स्थानों से हमें लोहे के उपकरण प्राप्त होते हैं उन स्थानों के लोग चित्रित धूसर मृदभांड चित्रित धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे, जो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के समय में प्रचलन में थे। तो इस आधार पर यह माना जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में निश्चित रूप से लोहे का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था। पूर्वी भारत जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी बिहार है, चिराम जैसे स्थान है, वहां पर भी लोहे का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था। मध्य भारत में भी लोहा प्रचलित था। इसके अलावा दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि वृहत पाषाणिक सांस्कृतिक काल में हमें लोहे के उपकरण प्राप्त होते हैं। विभिन्न स्थानों की खुदाइयों से तरह तरह के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत में जिन स्थानों से ये उपकरण प्राप्त होते हैं वहां पर
इस संस्कृति के लोग काले व लाल काले व लाल रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक माना गया है। ईसा पूर्व तक का समय माना गया है। तो इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि 1000 के बाद भारत में, ईसा पूर्व 1000 के बाद भारत में लोहे का प्रचलन व्यापक पैमाने पर प्रारंभ हो चुका था। इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है, भारत में लोहे का प्रचलन उत्तर भारत से पहले दक्षिण भारत में हुआ। पहले हुआ, उत्तर भारत में बाद में हुआ। इसके साथ साथ एक अन्य बात यह है कि उत्तर भारत में पाषाण काल, काल के बाद ताम्रकाल, इसके बाद कांस्य काल, इसके बाद लौह काल आया। इसके विपरीत दक्षिण भारत में पाषाण काल के तुरंत बाद लौह काल आया। यह दक्षिण भारत में। और इसके साथ साथ उत्तर भारत में ताम्र कांस्य काल के बाद भी कई सौ वर्षों का अंतर रहा लोहे के चलने के लिए, और यहां पर पाषाण काल के तुरंत बाद लौह काल का प्रारंभ हो चुका था। लोहे के प्रचलन से लोगों के भौतिक जीवन में मूलभूत क्रांतिकारी परिवर्तन आए, क्योंकि लोहे से समृद्ध जो क्षेत्र थे, वो जिन राज्यों के अधीन थे, वहां से वो लोहा निकालकर बड़ी मात्रा में या बड़े स्तर पर युद्ध के लिए हथियारों का निर्माण करते थे, जिससे युद्धों में विजय प्राप्त करना संभव था। इसके साथ साथ कृषि के लिए उपकरणों का निर्माण करते थे, जिससे कि कृषि में अधिक उपज उत्पन्न करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसी क्रांति का परिणाम है कि उत्तर भारत में नगरीकरण आया, जो बुद्ध काल में हम देखते हैं। इस प्रकार लोहे का प्रयोग मानव जीवन में महान क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। कृपया हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।